हे गाइस बच्चों, कैसे हो आप सब? देखो दोस्तों, अभी आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो टॉपिक थोड़ा बड़ा मजेदार टॉपिक है। आप लोग हमेशा लॉ की बात करते हो तो लॉ में एक चीज आता है, केस लॉ। केस लॉ क्या होता है? जब हम बात करते हैं किसी भी जजमेंट में, जब कोई भी आप प्रोविजन पढ़ो, कंपनी लॉ पढ़ो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, चाहे हमारे देश का संविधान पढ़ो, टॉट पढ़ो, जो भी आप किसी भी तरीके का लॉ पढ़ रहे हो, आपको सुनने को मिलेगा केस लॉज। केस लॉज मतलब वो डिसाइडेड जजमेंट्स, वो डिसाइडेड कोर्ट के द्वारा दिए हुए फैसले, जिसके आधार पे कोई भी जज या कानून का जानकार या कानून पढ़ने वाला इंसान इसका इस्तेमाल करता है। इट्स लाइक अ रेफरेंस। यानी जब हम लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, यानी लॉ का काम ही इंटरप्रिटेशन करना, हम जब लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो ये इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ये क्या करता है? हमको मदद करता है कि भाई हम आसानी से लॉज को इंटरप्रेट करें। तो केस लॉ कैसे पढ़े बच्चों? क्योंकि आप लोगों के लिए ये चीज बहुत नया है। तो सुनते तो है, लिखा रहता है ए वर्सेस बी, या लेट्स से हम सोलोमन वर्सेस सोलोमन की बात करें, अभी हमने पढ़ा भी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में, या मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, या कुछ भी अगर हम बात करते हैं व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एनी कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू लॉज, आप बात करते हो कि भाई किस तरीके से हमारे यहाँ पे कानून चलता है और उसको हम इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ने वाले ये चीज, इसमें हम किस तरीके से आपको बताएंगे कैसे केस लॉ पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि बच्चों आप कभी भी लॉ पढ़ने जाओगे ना तो केस लॉ आपको सुनने को मिलेगा। केस लॉ कैसे पढ़े, आओ इसको मैं बताता हूं आपको कैसे केस लॉ पढ़ो। एक मैंने एग्जांपल लिया आपको, यहाँ देखो ध्यान से। यहाँ बच्चों सबसे ऊपर होता है केस लॉ। ये देखिए इस तरीके का लिखा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्मेन वर्सेस जॉर्जिया। ये कुछ नंबर है आपके सामने, यूएस लिखी हुई है, कुछ वापस नंबर है, कुछ डेट है, ईयर है। यहाँ ध्यान से देखो, एक होता है प्लेंटिफ, दूसरा होता है डिफेंडेंट। जो बंदा केस फाइल करता है उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कहिए या एपेलेंट कहें आप, एक ही बात है। और जिसके ऊपर आप एक केस फाइल करते हो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। तो अब देखिए यहां जो फर्मेन है वो कौन हो गया? हमारे प्लेंटिफ। और जिनके खिलाफ आपने वर्सेस यानी जॉर्जिया क्या हो गया हमारे? वो हो गया हमारे डिफेंडेंट। तो इस तरीके से हम ये पढ़ेंगे। तो ये दो पार्टीज हो गए केस में। इसके बाद जो लिखा हुआ है नंबर, तो वो होता है वॉल्यूम नंबर या केस नंबर। कोई भी केस का एक नंबर होता है, उस कोर्ट के रजिस्टर में उस केस के नंबर के हिसाब से उस केस को रखा जाता है। आप जब भी देखना, हम कोर्ट लॉ में कोर्ट रूम के प्रोसीडिंग देखते हैं ना, या फिल्मों में सुनते हैं कि स्टेट वर्सेस फलाना फलाना इतना नंबर केस हाजिर हो, तो उसके हिसाब से ये नंबर है, आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है एक ही बंदे के नाम से 50 केस हो। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कपूर वर्सेस कपूर। अब मान लीजिए कोई कपूर साहब है, एक ही कपूर थोड़ी है, देयर आर लॉट्स ऑफ कपूर, तो सेम नाम के लिए वहां पे कंफ्यूजन ना हो, तो कोर्ट क्या करती है? केस का एक इंडिविजुअल नंबर भी देती है। अब जैसे केस कहां से रिपोर्ट हुई है, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट, तो वहां एससी लिखा होगा। ठीक है ना? मैं आपको यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ ना रिपोर्टर, यानी कहां से आपको पता चला केस। तो ये देखो बहुत सारे जगह के मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अब ऑल इंडिया रिपोर्ट है तो AIR लिखा रहेगा आपको। आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है तो SC HC, कंपनी लॉ मीटर। तो इस तरीके से ये जो वर्डिंग है ना, ये लिखे रहते, इसे आप फॉर्म करते हो, आइडिया करते हो कि भाई कहां से आए, ये कहां से उठा के आए, कौन सा रेफरेंस। अब इनकम टैक्स का तो ITR लिखा रहेगा, लेबर लॉ का है तो उसके हिसाब से लिखा रहेगा, कंपनी लॉ मैटर है तो CLR लिखा रहेगा। इससे पता चलता है कि भाई कहां का मामला। NCLT है तो उसका हिंट होगा, तो जिससे आप ट्रैक कर पाएंगे कि कहां का क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, कहां का इंटरनेशनल केस है। तो वो चीजें रिपोर्टर से आइडिया आपको उस वहां पे होता है बच्चों। फिर आती है ईयर ऑफ जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे साफ से बिगिनिंग पेज जो होता है वो पेज नंबर यहाँ पे है, और नेम ऑफ द, अच्छा ईयर ऑफ जजमेंट है। डिसीजन जिस साल आया, डिसीजन जिस साल आया उसको हम ईयर ऑफ जजमेंट कहते हैं। उस ईयर ऑफ जजमेंट को भी यहाँ लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है कि आपको पता चले कि किस साल जजमेंट आया। उससे आता, क्योंकि कई केस तो कई सालों से चलते हैं बच्चों, उसका फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि किस साल जजमेंट आया। ये एक पैटर्न है बच्चों। इस तरीके से आप अगर इसको देखोगे, ऑब्वियसली इन सबको याद नहीं करना आपको, एग्जाम में बहुत प्रैक्टिकलाइज के लिए केस लॉ का नाम याद कर लिया आपने, बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें आपने पता कर लिया कि भाई
सोलेमन जो है वो प्लेंटिव और सामने सोलेमन एंड कंपनी डिफेंडेंट है। तो इस केस को हमने एक बार एक्सप्लेन भी किया था, कल आपको बता लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सोलेमन वाला केस में दो पार्टीज होते हैं, किस तरीके से केस को लेदर मर्चेंट वाली बात, वो 38-39,000 यूरोज वाली बात, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी को कैसे एक्सप्लेन किया गया, वो इसमें बताया जाता है। तो केस लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे उसमें बहुत सारे केस लॉ पढ़ने को मिलेंगे, आपको कंपनी लॉ में बहुत सारे केस लॉ पढ़ने को मिलेंगे। वो बहुत काम की बात होती है बच्चों, आने वाले समय में बहुत सारे केस आपको याद भी करने पड़ेंगे। तो कैसे याद करें भाई? लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला बंदा होता है वो कौन होता है, उसके सामने वर्सेस है तो वो कौन होगा, ईयर का मतलब क्या होता है सर, ये एससी क्यों, सुप्रीम कोर्ट क्यों लिखा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो डायग्राम है ये आपको गाइड करेगा कि व्हाट इज द मीनिंग, case law number, volume number, page number. So that is the way it is being used in the court of law, and it is established. There are lakhs and crores of cases which have been filed and judgments have been passed by the respective courts. तो उस समय ये जानना बहुत आवश्यक होता है हमारे लिए कि हम किस तरीके से जजमेंट पास करें और केसेस को समझें। राइट गाइस, ये चीज आपको अच्छे से करनी है इसमें। अब बच्चों बात आती है कि सर केस लॉ हमने पढ़ा, तो मैं आपको कुछ केस लॉ बताता हूं जिसके लिए करके आगे मैं आपको नेक्स्ट डिटेल क्लास बनाऊंगा तो बताऊंगा मैं आपको। मैं 3-4 केस का आपको जस्ट रेफरेंस देता हूं जिसमें आप एक बार रेफर करेंगे, आप सिर्फ सुन के रखेंगे, एक प्राइमरी नोट बनाएंगे आप लोग मेरे साथ। तो मैं आपको पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस लॉ बता देता हूं, 2-3 केस लॉ बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनना है, स्टोरी जैसे सुननी है उसको और याद करने की कोशिश करना है। पहला बहुत फेमस केस लॉ बच्चों, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब बोलो सर सेम नाम पे केस है? नहीं, इज अ केस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मिस्टर मिसेस बेल्फर होते हैं, इनके बीच में ये केस होता है, इसलिए बेल्फर वर्सेस बेल्फर। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। हमने अग्रीमेंट के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे कि अग्रीमेंट किस तरीके के होते हैं, कमर्शियल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, देयर आर सोशल अग्रीमेंट। तो ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट का केस है। इसमें हुआ क्या था कि बेल्फर एंड बेल्फर की नई नई शादी हुई थी, वो लोग हनीमून बनाने के लिए श्रीलंका गए थे, वहां पे उन्होंने रहे वो लोग, दे स्टे फॉर अ टाइम बीइंग, एंड बीच में मिस्टर बेल्फोर को बम्बई आना पड़ा, वापस आना पड़ा उनको जॉब के सिलसिले में। तो उन्होंने मिसेस बेल्फोर को कहा कि मिसेस बेल्फोर आप यहाँ रहें, आराम से होटल में रहें, आप एंजॉय करें, मैं काम निपटा के आ जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वापस आए नहीं और मिसेस बेल्फोर वहां बीमार हो गई थी, तो वो उनके साथ वापस उस समय नहीं आ पाई, तो शी हैड टू स्टे बैक देयर। सारे पैसे वैसे खत्म हो गए। तो बाद में मिसेस बेल्फोर ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन केस बहुत पुराना था तो उसमें कम्युनिकेशन उस तरीके का नहीं था। तो वापस जब बॉम्बे आए, उन्होंने किसके ऊपर केस फाइल किया? मिस्टर बेल्फोर के ऊपर केस फाइल किया कि भाई आपने मुझे वादा किया था और वादा पूरा नहीं किया। तो उस समय मिस्टर बेल्फोर ने कहा कि हमारे बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था वो एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अग्रीमेंट होता है वो डोमेस्टिक अग्रीमेंट होता है, उसे कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं करते। तो सिमिलरली ये जजमेंट आया कि भाई अग्रीमेंट कौन से इन्फोर्सेबल होंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे, कौन से अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में देखा जाएगा, तो वो होगा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, राइट है, ना कि डोमेस्टिक अग्रीमेंट। तो इस केस में डिसाइड किया गया कि भाई मिसेस बेल्फोर को आपको रिलीफ नहीं मिलेगी एज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रॉमिस, जो अग्रीमेंट मिस्टर बेल्फोर ने अपनी वाइफ को दिया था वो एक ऑर्डिनरी कोर्स में था, वो एक तरीके का डोमेस्टिक अरेंजमेंट थी, उनके बीच की बात थी, उसको कोर्ट में लेके हम नहीं आ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। क्या डिसाइडेड हुआ उस केस लॉ में? कोर्ट ने ये जज किया कि मिस्टर बेल्फोर को रिलीफ मिलेगा, मिसेस बेल्फोर को नहीं मिलेगा। मिसेस बेल्फोर विल नॉट गेट द रिलीफ बिकॉज द अग्रीमेंट हैपेंड टू बी अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। ये केस लॉ आपको याद रखना है। दूसरा केस लॉ भी बहुत पॉपुलर है, ये ऑफर का एक केस लॉ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो पिटिशनर है ना, हमारा याचिकाकर्ता, वो क्या बोलता है कि भाई जो लालमन शुक्ला होते हैं उनका समझिए एक पोता होता है, ग्रैंडसन, वो खो जाता है। गांव के रईस लोग होते ही है, इनका ग्रैंडसन खो जाता है, तो इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट छपवाई, एक लीफलेट छपवाया और गांव में बंटवा दिया कि जो भी इनका ग्रैंडसन ढूंढ के देगा उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। उसमें 500 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। तो भाई सबने पढ़ा, सब ढूंढना शुरू किए, लेकिन किसी को अभी मिला नहीं था। इसी बीच में इनका जो नौकर था गौरीदत्त, वो छुट्टी पे गया हुआ था, वो रिटर्न आ रहा था, उसको ये बच्चा मिल गया। सपोज करो रेलवे स्टेशन पे मिल गया इनको,
वहां पे बैठ के चाय की टेकरी पे चाय और बिस्किट वो खा रहा था। इन्होंने बोला चलो भाई हमारे साथ घर चलते। ये इन्होंने वो बच्चे को लाके अपने मालिक शुक्ला जी को दे दिया। तो दे दिया तो अब वो दे करके शुक्ला जी उनको थैंक यू उनके बोले कि भाई बहुत अच्छे आदमी हो आप, थैंक यू सो मच। जब ये बाहर आते हैं तो बाकी गांव वाले बोलते भाई 500 रुपया तुम्हें मिला, बताओ कैसा मिला। ये बोला कौन सा 500 रुपया। तो सारी बात इन्होंने बताई, एडवर्टीजमेंट का पेपर दिखाया इनको। ये भाग के वापस उनके पास गए कि मालिक हमको 500 रुपए दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मालिक देंगे 500 रुपए इनको? तो बात आती है कि अपने याद है हमने पढ़ा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कुछ रूल होते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या था कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जब आपको पता ही नहीं था ये ऑफर, तो आप ऑफर वैलिड कैसे बोल सकते हो? तो जो गौरीदत्त था उनको इनाम नहीं मिला था। कारण क्या था कि उनको ऑफर के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो जब तक आपको ऑफर कम्युनिकेट नहीं किया जाता हम उसे वैलिड ऑफर नहीं कह सकते। ये भी जजमेंट इसमें आया। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त वाली केस हो गई। एक और प्यारा सा केस है, वो केस का नाम है मिसेस कार्लाइल वर्सेस स्मोक बॉल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट जारी किया, बोला कि जिनको भी इन्फ्लुएंजा यानी एक वायरस होता है जिससे खांसी वासी का इलाज किया जाता है, जिनको भी इन्फ्लुएंजा है, ये हमारी दवाई स्मोक बॉल बोल के दवाई हमने एक बना के रखा है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें से आप इनहेल वगैरह करो प्रॉपर तरीके से तो आपकी तबियत ठीक हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है भाई ऐसा है तो मिसेस कार्लाइल ने भी वो स्मोक बॉल खरीदा, उसका इस्तेमाल किया, उसका सेवन किया, लेकिन उनका ये तबियत ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने इस कंपनी ने रिवॉर्ड बोल के रखा था कि भाई जिसको ऐसा ठीक नहीं हुआ तो हम 100 यूरोस का एक आपको इनाम ये रिवॉर्ड देंगे, कंपनसेशन देंगे। इन्होंने वो रिवॉर्ड क्लेम कर लिया, बोला कि भाई मुझे पैसे दीजिए क्योंकि मैंने आपके प्रोसेस के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। ऐसे केस में क्या हुआ, तो जब पता चला कि भाई आपने एक ऑफर पड़ा होगा, एक टाइप का जर्नल ऑफर या ओपन ऑफर, तो ये एक तरीके का ओपन ऑफर था जिसमें कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया कि जो भी स्मोक बॉल का इस्तेमाल करे उसको इसका फायदा होगा और अगर नहीं होता तो हम उनको ये कॉम्पनसेशन देंगे। तो मिसेस कार्लाइन ने प्रूव किया कि जैसे आपने कहा मैंने उसका इस्तेमाल किया, तो कंपनी ने बोला कि हमने आपको पर्सनली तो नहीं बोला था, स्पेसिफिकली आपको नहीं बोला था। तो मिसेस कार्लाइन ने कोर्ट में यही बोला कि एकदम सही आप बोल रहे हो, ये तो ओपन ऑफर है हमारा। तो ओपन ऑफर का फायदा जिसको भी आपने अगर सबको बोला है, जिसको भी आपने ओपन ऑफर दिया है उसको ये फायदा रहेगा, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें ये ओपन ऑफर के कैटेगरी में डाल के मिसेस कार्लाइल को फायदा हुआ। कोर्ट ने मिसेस कार्लाइल के फेवर में जजमेंट दे दिया कि बोला कि ओपन ऑफर है, हेंस ओपन ऑफर में जो भी उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उसको ये ऑफर वैलिड माना जाएगा और एक्सेप्टेंस भी लिया जाएगा। तो मिसेस कार्लाइल को कंपनसेशन मिला। एक और केस लॉ है, लास्ट केस लॉ है जिसको मैं बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके डिटेल शेयर करूंगा नोट्स के रूप में, आप उसको पढ़ेंगे एंड गेट बैक टू मी। चेन्नैया वर्सेस रमैया, ये केस बच्चों कंसिडरेशन वाले टॉपिक का केस लॉ है। इसमें क्या था, इसमें क्या बच्चों देखो, मैंने आपको एक डायलॉग बोला था, कंसिडरेशन जो होता है वो डिमांड करेगा प्रोमिसर और आएगा कहां से, प्रोमिसी के साइड से। तो प्रोमिसी कौन हो, जो बंदे को हमने ऑफर दिया है, जिस बंदे का साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वही होना चाहिए कि कोई और भी, यानी कंसिडरेशन क्या कहीं और से भी आ सकता है और उसे वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा? जी हाँ, कंसिडरेशन आना जरूरी है, किसके पास से आ रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, कितना आ रहा है वो भी फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन होना आवश्यक है। तो इसमें क्या हुआ था चेन्नैया वर्सेस रमैया में, इसमें जो एक पार्टी होती है चाची इनकी, एक भतीजी और उसकी चाची कहानी, यानी जो हमारी चेन्नैया है, इनको उनकी चाची ने वादा करके दिया था कि भाई आप हाँ चेन्नैया की मदर ने उनको वादा करके दिया था कि भाई एक काम कर लो, मैं ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर रही हूं अपने, बस आप मेरे जाने के बाद जो मेरी बहन या आंटी है आपकी, उनका आपको देखभाल करना पड़ेगा, उनका आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो चेन्नैया ने उसमें वादा कर दिया, ठीक है भाई हमारा तकलीफ क्या, हम वादा कर देते। बाद में क्या हुआ कि जब उनकी मां चली गई, जब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी आई, यानी मेंटेनेंस का पैसा देने की बारी आई, तो ये मुकर गई। इन्होंने कहा कि हम तो आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपके और हमारे बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो उस समय ये लॉ बोलता है कि भाई कंसिडरेशन ऐसा नहीं, आपकी मां को जो आपने वादा किया था विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको 1 to 1 कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं है,
यानी आप अगर जाके आइसक्रीम खाते हो और मैं आपका आइसक्रीम का पैसा दूं, तो आइसक्रीम का दुकानदार ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं नहीं भाई, हम तो आपसे पैसा नहीं लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो उस केस में चेन्नैया को कंपनसेशन देना पड़ा अपने आंटी को, क्योंकि ये बात अपहेल्ड की गई, बताई गई कोर्ट में कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम अदर पार्टी एज वेल। इस बात का आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ये चारों केस को आपको रिवाइज करना है धीरे धीरे करके। मैं आपको इसके लिटरेचर प्रोवाइड करूंगा, इसको पढ़िए अच्छी तरीके से एंड गेट बैक टू मी विद एनी क्वेश्चन दैट अराइजेस टू यू। बिकॉज होता क्या है बच्चों कि आप जितना ज्यादा धीरे धीरे करके रिवाइज करना शुरू करते हो, पढ़ते हो, कनेक्ट करते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आपको पता चल गया होगा पेटिशनर कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है। पेटिशन का एक और नाम होता है एपेलेंट, डिफेंडेंट का दूसरा नाम होता है रेस्पोंडेंट। कोर्ट में अलग अलग कोर्ट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या अलग अलग कैटेगरी ऑफ ट्राइब्यूनल या स्पेशलाइज कोर्ट लाइक एनसीएलटी या लेबर कोर्ट या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, वहां पे भी ये सारी चीजें जजमेंट के रूप में की जाती है बच्चों। ये सारी बातों को आपको प्रॉपरली पढ़ना है, समझना है, देखना है। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी क्वेरी होता है, यू कैन डायरेक्टली बी इन टच विद अस। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल कम अक्रॉस विद द गुड कलर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।